हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी पे नोट्स बनाए हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया जिससे कि इजीली आपको समझ में आ पाए कि ये होता क्या है। ठीक है। और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसमें। तो इसको आप देखिएगा, आपके काफ़ी काम आएगी पेपर्स में भी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जब पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने से आप हमारे मेंबर बन जाते हैं और मतलब आप हमारे एक फैमिली के मेंबर बन जाते हैं इस फैमिली के, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें मैं काफ़ी ऑप्शनल क्वेश्चन भी देती रहती हूँ सब्जेक्ट वाइज, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके काम आते हैं। और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर किए जाते हैं इस चैनल में, जो कि आपके ऑन डिमांड होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन को लेके नोट्स डाल देते हैं। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो समराइज़ करने से सब्सक्राइब करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ायदे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये जो होती है मेल पर्सन में होती है, आपको पता ही है। और इसका जो है प्रोस्टेट है तो इसका मतलब है कि ये मेल की ही प्रॉब्लम है। तो इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट इज कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। इसको शॉर्ट में बीपीएच भी कहते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो अपने साइज में काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। और इट अकर व्हेन द सेल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बिगिन टू मल्टीप्लाई। जब जो कैसे बढ़ जाएगी, जब उसकी ग्रोथ में कैसे इंक्रीजमेंट होगा, जब उसकी जो ग्लैंड होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, उससे ये ग्लैंड भी इंक्रीज हो जाती है साइज में। ठीक है। दिस एडिशनल सेल कॉज प्रोस्टेट ग्लैंड टू स्वेल। और ये जो एडिशनल ग्लैंड होती हैं, सेल होते हैं सॉरी, ये क्या करते हैं, उसको स्वेलिंग, उसमें स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बढ़ जाती है साइज में। और उससे क्या होगा, जब वो साइज में बढ़ेगी, सूज जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, तो क्या होगा कि वो यूरिथ्रा को क्या करती है, स्क्वीज़ करती, क्योंकि वो यूरिथ्रा के दोनों साइड रहती है। तो जब वो बढ़ेगी तो उसमें यूरिथ्रा में क्या होगा, प्रेशर होगा और यूरिथ्रा क्या होगी, स्क्वीज हो जाएगी। ठीक है। यानी कि वो सिकुड़ जाएगी, उसमें उसको दबाव पड़ेगा दोनों ओर से। तो उसका जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है, यानी कि अपना जो फ्लो होता है वो उसका अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब ठीक से ही वो यूरिन पास नहीं हो पाती है। और बीपी इज़ नॉट सेम एज प्रोस्टेट कैंसर। तो हम बीपीएच को प्रोस्टेट कैंसर से नहीं को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है इसमें जो डजेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, इसके ये बोला गया है। ठीक है। कि इसके कोई चांसेस नहीं है कैंसर होने के, कम ही हैं। ठीक है। तो देखिए, ये आप देख लीजिए सामने दो, आपके पास दो इमेजेस देखने को मिल रही है। एक तो है नॉर्मल प्रोस्टेट और एक है इनलार्ज प्रोस्टेट। ठीक है। तो जो नॉर्मल वाली है, लेफ्ट साइड की जो है वो नॉर्मल है, जिसमें कि यूरिन का जो फ्लो है वो कैसे पास हो रहा है, ईजीली वो यूरिथ्रा के थ्रू आउट हो रहा है। देखिए, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें भी नॉर्मल है, वो दोनों अपने साइड में वो नॉर्मल है और वो बीच में है यूरिथ्रा। ठीक है। और ये जो है ब्लडर है, जिसमें कि यूरिन फिल है ना, राउंड सा। अब देखिए दूसरे वाले, अब नॉर्मल वाली में देखिए जिसमें इनलार्ज हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, तो क्या हो रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं, मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। तो वो क्या हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है अपने साइज में। ठीक है। और वो उसको क्या कर रही, दबाव डाल रही यूरिथ्रा को, कंप्रेस कर रही है ना यूरिथ्रा को, वो देखिए। तो यूरिथ्रा क्या हो रही, कंस्ट्रिक्ट हो गई, यानी कि बिल्कुल पतली हो गई, उसकी जो वॉल्यूम होता है वो कम हो गया। ठीक है। तो यूरिन क्या हो रही है, बैक फ्लो हो रही है ऊपर को, देखिए वो इजीली पास नहीं हो पा रही है और बैक फ्लो हो रही है, बहुत कम मात्रा में यूरिन दिख रही है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे डायग्राम के भी थ्रू। तो अब हम इसके देखते हैं कॉजेज़। तो कॉजेज़ में क्या होता है कि ये कंडीशन तो कंसीडर होती है मेल में ही, नॉर्मल कंडीशन है ये। मेल में एक एजिंग फैक्टर होता है, ये मतलब एज के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। जो मेंस होते हैं वो ओल्डर देन 80 ईयर, यानी कि 80 ईयर तक भी कभी कभी देखने को नहीं मिलती है, 80 ईयर के बाद देखने को मिलती है। और किसी किसी में तो 70-60 में भी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन मोस्टली 80 ईयर के बाद ही ये होती है। ऑल्दो द
एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। तो कब इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। और उसके अलावा जो है वो है फैमिली हिस्ट्री, बोला जाता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो ये हो सकती है। और एनी एबनॉर्मलिटीज़ है जैसे टेस्टिकल्स में, और वो भी रिस्क को, BPH के रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या होगा कि जो पर्सन होते हैं वो किसी वजह से अगर हुज हैड देयर टेस्टिकल्स रिमूव एट अ यंग एज डजंट डेवलप BPH, तो क्या होगा, उन पर्सनस को नहीं होगा जिनकी किसी कारण से टेस्टिकल्स, उन्होंने जो उसकी टेस्टिस होती है वो रिमूव कर दिए गए हैं किसी ना किसी कंडीशन के वजह से, यंग एज में ही रिमूव हो चुके हैं, तो उनके लिए ये वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ये स्लोली एज के साथ होगा, और इसमें क्या होगा, स्लोली चेंजेज आते रहते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन कैसे होगा, जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी जो प्रोसेस होता है, यूरिनरी जो कैनाल होती है, उसमें धीरे धीरे करके चेंजेस देखने को मिलते हैं, और एक दूसरे के संग ये क्योंकि इंट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, किस किस के बीच में होता है इंट्रैक्शन, प्रोस्टेट यूरिथ्रल रेसिस्टेंस के बीच में होगा, और इंट्रावेसिकल प्रेशर होगा, डिस्ट्रूसल फंक्शनलिटी होगी, न्यूरोलॉजिकल इंटीग्रिटी होगी। ठीक है, एंड जनरल फिजिकल हेल्थ, इन सभी में क्या होगा, इंट्रैक्शन रहता है। प्रोस्टेट यूरिथ्रल रेसिस्टेंस का जो मतलब हो गया कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा कहाँ पे, ब्लैडर के नेक पे। जब ये वाली प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे जो ब्लैडर की नेक होगी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो साइज़ में प्रोस्टेट इनलार्ज हो गई, उसने यूरिथ्रा को क्या किया, कॉम्प्रेस किया, तो जो यूरिथ्रा और जो ब्लैडर का जो बीच का जो कनेक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेगा। ठीक है, फिर हो गया इंट्रावीनस प्रेशर का मतलब हो गया कि जो यूरोडायनामिक कैथेटर होगा उसको प्लेस करेंगे इनसाइड द प्रेशर, सॉरी इनसाइड द ब्लडर, और उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि जो उसका जो इंट्रावेसिकल प्रेशर होगा वो देखा जाता है। ब्लडर के अंदर जो प्रेशर होगा वो भी, उसमें भी इफेक्ट आएगा कि वो वॉल्यूम जो है वो उसको होल्ड कितना कर पा रहा है ब्लडर की वो। ठीक है, डिस्ट्रूसर और फंक्शनलिटी। ठीक है, और जो डेट्रूजर जो होता है वो ब्लड की, सॉरी जो ब्लडर की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, मतलब उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है डिस्ट्रूसर जो होती है, यानी कि जो मसल्स होती हैं उनका काम होता है रिमेन रिलैक्स टू अलाउ दैट ब्लडर टू स्टोर यूरिन। ठीक है, वो क्या करती हैं, अपनी जो मसल्स होती है उसको हमेशा रिलैक्स रखती हैं, जिससे कि जो यूरिन है वो उसमें इजीली आ सके और स्टोर हो सके। ठीक है, एक गुब्बारे की तरह जैसे बलून होता है, इस तरीके का उसका काम होता है, रिलैक्स। लेकिन जिस समय वो, अब जब वो उसकी जो कैपेसिटी जितनी होती है उतना उसमें यूरिन फिल हो जाता है, तो किसकी सेंसेशन होती है, यूरिनेशन की। तो दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो वो क्या करेगी उस समय यूरिनेशन के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और यूरिन को क्या करती है, रिलीज करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा जब मसल्स, तो यूरिन क्या होगा, रिट्रैक्ट, मतलब बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ये वाला भी फंक्शन क्या हो जाता है, इसमें इंट्रैक्शन हो जाता है, इसमें भी ये भी इंट्रैक्ट होता है, उसके वजह से जो ये वाले सिम्टम धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं ना। न्यूरोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी होगी। न्यूरोलॉजिकल इंटीग्रिटी में रिफ्लेक्सेस में चेंजेज आएगा, जो कि नर्व सेल्स, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। और उसमें क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी जो मोटर्स होती हैं रिस्पॉन्स करती हैं, उसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें चेंजेज आ जाएंगे। ठीक है, वो भी इंट्रैक्ट होगी, और जो कि सेंसेशन फॉर्म हमें फील कराती है यूरिनेशन का, वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड जनरल फिजिकल हेल्थ, अब क्या होगा कि इसके वजह से पूरी फिजिकल हेल्थ में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिटवीन जो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, और इनिशियल हाइपरट्रॉफी जब इनिशियल होता है तो उसमें डिस्ट्रूसर डिकम्पनसेशन हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मैंने बताया कि जो इसकी मसल्स होती हैं ब्लडर की, उसका काम क्या होता है कि जो उनका वर्क होता है कि होल्ड करना, होल्ड टू जो एक्सपेल यूरिन, यानी कि जितनी भी यूरिन है उसके अंदर उसको क्या करना, रख के होल्ड करना है। ठीक है, ये तो मसल्स का काम हो गया। और डिकम्पेंसेशन का मतलब क्या हो गया कि जो यूरिन का जो
जो ये जब ये फॉर्म हो जाती है, यूरिन फिल हो जाती है उसमें, तो जो मसल्स होती हैं, जो ब्लडर की जो मसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, लॉसेस हो जाती है। उनमें क्या हो जाती है, ऐसी एबिलिटी जो कि वो क्या कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी यूरिन को एक्सपेल करने के लिए, उसकी वो एबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें इनिशियल जब हाइपरट्रॉफी स्टार्ट होती है तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। ब्लडर की जो टोन होती है वो भी इम्प्रॉपर हो जाती है। उसका जो डिस्ट्रूसर होता है यानी कि रिलैक्सेशन और ये जो इसका जो कंस्ट्रिक्ट होने का काम होता है, जिससे कि वो यूरिन को बाहर आउट करती है, वो भी उसमें अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला था अभी, क्या बोला था आपको, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना ब्लडर की मसल, जिससे कि यूरिन बाहर आती, तो वो भी अल्टर्ड हो जाएगा। और और क्या होगा, इससे हाइड्रोनेफ्रोसिस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम क्यों क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यूरिन फॉलिंग जो होती है, यूरिन जो यूरिन फेलिंग टू प्रॉपरली ड्रेन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर। ठीक है, जो किडनी से ब्लडर तक का जो यूरिन आ रहा होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसकी भी प्रॉपरली जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अफेक्टेड हो जाता है और वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं कर पाता यूरिन को। ठीक है, जिससे कि वो वहीं पे कलेक्शन उसका होना शुरू हो जाएगा। और अपर ट्रैक डिसफंक्शन, जिससे कि जो ऊपर का जो ट्रैक होता है, यूरिनरी ट्रैक जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसको और इजी वे में हम समझे तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो बिनाइन जो ये बीपीएच होता है, इसमें क्या हो जाएंगे, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, जो कि आपने देखा था अभी पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था कि नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, इनर प्रोस्टेट में, यानी कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके इनर में नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएंगे, जिसको कि नोड्यूल फॉर्मेशन का मतलब ही है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया मीन उसकी जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना साइज में, और वो मल्टीप्लाई करती है, ग्रो करती है, तो उसी से वो नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यूरिथ्रा इज कंप्रेस, जिससे कि मैंने कहा था जब वो साइज, इससे क्या होगा, साइज में वो इनलार्ज होगी और उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा यूरिथ्रा में, यानी कि वो बीच में यूरिथ्रा रहती है तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, यानी कि उसमें प्रेशर पड़ता है दोनों ओर से, और वो प्रेशर के वजह से क्या होगा, चारों ओर से जब प्रेशर पड़ेगा तो वो यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगी और वो उसका जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाएगी। ठीक है, जो यूरिथ्रा की, मान लीजिए जो उसकी जो कैनाल की। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन। अब वो नेचुरली है, जब उसका जो ये जो कंप्रेस हुई यूरिथ्रा, तो उसमें क्या हो गया, यूरिन का फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, डिफ़िकल्टी इनिशियल मिस्चुरेशन ड्रिबलिंग, और क्या होगा कि इस उसमें यूरिनेशन में, मिस्चुरेशन में उसकी डिफ़िकल्टी होगी, स्टार्टिंग में ही उसको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी यूरिनेशन में, और उसको हर समय लगेगा कि क्योंकि प्रॉपरली यूरिन पास नहीं हो पा रही एक ही टाइम में, तो उसको हर समय लगेगा कि यूरिन पास करना है, लेकिन वो हो नहीं पाएगी, ड्रिबलिंग में होगी, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप भी होने लगती है, यानी कि पूरी तरीके से वो एम्प्टी नहीं हो पाता इस ब्लडर। ठीक है, फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लडर, और ब्लडर क्या होगा, पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि बार बार जाना पड़ेगा उसको, बार बार फीलिंग होगी यूरिनेशन की, और क्या होगा, उससे यूरिन ठीक से पास नहीं हो पाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ब्लडर में ही यूरिन पड़ा हुआ है तो उससे सिस्टाइटिस हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन जो होती है, इन्फेक्शन जो होता है ब्लडर का, उसी को सिस्टाइटिस बोलते हैं, ब्लडर वॉल का, तो वो हो जाएगा उसमें, क्योंकि यूरिन पास नहीं हो रहा, उसी में पड़ा हुआ है। और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, असेंडिंग टू किडनीज, और वो किडनी को पहुंचेगा, यानी कि नीचे से ऊपर को पहुंचेगा, असेंड टू किडनी, किडनी में वो पहुंचेगा, उसको बोलते हैं पायरोनेफ्राइटिस। तो फिर क्या हो जाएगी, किडनी की इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको बोलेंगे पायरोनेफ्राइटिस, यानी कि वहाँ तक प्रॉब्लम आ जाएगी, और जिसके वजह से क्या हो जाता है, किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना हो तो वो हो भी जाती है डैमेज। ठीक है, और तीसरा हो गया, अब तीसरा देखिए क्या होगा, ब्लडर डिस्टेंशन होगा, यूरिन ठीक से पास नहीं हो पाई तो ब्लडर में क्या हो रहा है, यूरिन वहीं पे भरी हुई है तो ब्लडर में डिस्टेंशन होगा, यानी कि वो फीलिंग होगी, हर समय फुलनेस फील होगा मरीज को। ठीक है, और क्या होगा, उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि वो यूरिन फुल भरा हुआ है तो वो वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन ठीक से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक से निकल नहीं पा रहा है ना, और उससे क्या होगा, किडनी डैमेज हो सकती है या हो भी जाएगी अगर प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं कराए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं सिम्टम ऑफ बीपीएच। तो सिम्टम क्या है इसके, कॉमन सिम्टम इंक्लूड
इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, तो वही है जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा कि जब प्रॉब्लम आ रही है, अब ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी, आप समझ गए होंगे कि कम्प्लीटली जो ब्लैडर होता है वो एम्प्टी नहीं हो पाता है, जिससे कि नॉक्चूरिया भी होता है। नॉक्चूरिया मतलब नाइट में जो उसको बार बार यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन जाना होता है, वह ये हो जाएगा उसको यूरिन, और यूरिनेट 2 और मोर टाइम पर नाइट, ठीक है, एक रात मतलब उसको बार बार यूरिन की फीलिंग होती रहती है। और ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिन सिस्टम, यूरिनरी स्ट्रीम के बाद उसको जब यूरिन करता है तो यूरिनरी स्ट्रीम के बाद उसको यूरिन पूरी से रुकती नहीं है और ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग करके वो आउट होती रहती है, ठीक है। और इनकंटिनेंस और लीकेज ऑफ यूरिन, वो क्या होगा, इनकंटिनेंस होगा, यूरिन लीकेज होता रहेगा। और नीड टू स्ट्रेन, और क्या होगा, यूरिनेशन के समय उसको स्ट्रेन लगा के पेशेंट सोचता है मैं ताकत लगाऊंगा तो सारी यूरिन आउट हो जाएगी, तो उसको स्ट्रेन लगाना पड़ता है। वीक हो जाती है यूरिनरी स्ट्रीम, ठीक है। और क्या होगा, सडन अर्ज टू यूरिनेट, और उसको बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आएगी। स्लो और डिलेड यूरिन स्ट्रीम, और उसको क्या होगा, यूरिन स्ट्रीम जो होती है वो बहुत बहुत धीरे और धीरे धीरे होगी और स्लोली होगी, ठीक है। और पेनफुल यूरिनेशन होगा, यूरिन की जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है, ठीक है। ये तो हो गए सिम्टम। अब डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले जो टर्मोलॉजी बताई थी इसके डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट करने से पहले यूरिनरी सिस्टम की, तो मैंने एक वीडियो जो है सिर्फ टर्मोलॉजी पे डाला था, जो कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड टर्मोलॉजी आएंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करूँगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। यूरिन एनालिसिस का मतलब होता है ब्लड और बैक्टीरिया ब्लड में जो है इसका चेक करना ब्लड में, कि वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो उसमें नहीं है, यानी कि कुछ इसमें जो यूरिन है उसका पूरा चेक करना है यूरिन का, कि उसमें ब्लड है, बैक्टीरिया है, ये जो भी उसको क्या उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन जो भी है उसको चेक करना, ठीक है। पहले उसको यूरिन को क्या करना है, मतलब इसमें क्या करेंगे, मेजर हाउ वेल द ब्लैडर स्पिंक्टर्स एंड यूरिथ्रा, मतलब कितना स्टोर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये करने के लिए उसमें अगर ब्लड आ रहे हैं और बैक्टीरिया ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसी को सब देखने के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के फंक्शन को देखने के लिए। फिर है प्रोस्टेक्टिक बायोप्सी। प्रोस्टेटिक बायोप्सी का मतलब नाम से ही पता चल गया होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी को लेना और उस टिश्यू को क्या करना, सैंपल के लिए भेजना। देखिए इसमें लिखा है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू, यानी कि एक छोटा सा प्रोस्टेट, यानी कि निडल को उसमें इंसर्ट करके, जैसे किडनी में मैंने बताया था, उसको इंसर्ट करके उसकी एक जो सेल है या जो टिश्यू है उसको एग्जामिन करना और एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करना। और यूरोडायनामिक टेस्ट हो गया। यूरोडायनामिक टेस्ट हो गया क्या, कि मेज़र करना कि हाउ वेल द ब्लैडर स्पिंक्टर एंड यूरिथ्रा, कितने यूरिथ्रा का स्टोर और रिलीज यूरिन ना वो किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है, कि ब्लैडर में स्टोर कैसे कर पा रहा, और जो स्पिंक्टर्स जो मसल्स होती हैं वो कैसे काम कर रही, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम यूरिथ्रा का मतलब कैसा है ना। और जो स्टोर होने का काम कितना है और उसका रिलीज कैसे हो पा रहा है, ये सारा काम यूरोडायनामिक टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इट फोकस ऑन द ब्लैडर एबिलिटी टू होल्ड यूरिन एंड एम्प्टी कंप्लीटली, ये हम बोल सकते हैं कि वो यूरिन को कितना होल्ड रख रहा है, और एम्प्टी कर रहा है तो कितना कंप्लीटली कर रहा है, पार्शली कर रहा है, ये सारा चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेशर ऑफ ब्लडर, ठीक है। और क्या होगा इसमें, ब्लडर फिल्ड विथ लिक्विड वाया अ कैथेटर टू मेजर। अब इसमें कैसे करते हैं कि जो ब्लडर होता है उसको कैथेटर के थ्रू फुल कर लेते हैं ब्लडर को लिक्विड से, और उसमें फिर प्रेशर देखते हैं ब्लडर का ड्यूरिंग द यूरिनेशन, और यूरिनेशन के समय में पेशेंट के उसके प्रेशर को इसमें टेस्ट किया जाता है कि उसके प्रेशर कैसा है यूरिन का। फिर है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। और जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो टेस्ट होता है उसमें क्या करेंगे, उसमें जो होता है ये जो है ब्लड टेस्ट होता है, चेक द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करेंगे, मतलब कैंसर के लिए अगर प्रोस्टेट, इसमें ब्लड टेस्ट होता है ये, और इसको यूज़ किया जाता है कि स्क्रीनिंग की जाती है प्रोस्टेट कैंसर की, कि उसमें कोई कैंसर के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, प्रोस्टेट का स्पेसिमेन लेके उसकी एंटीजन देखा जाता है ब्लड में, ठीक है। फिर है प्रोस्टेट स्पेसिफिक, ये तो मैंने बोल दिया। फिर है पोस्ट
वॉइड रेसिडुअल। पोस्ट वॉइड रेसिडुअल का मतलब क्या हो गया, दिस टेस्ट द अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन ब्लडर आफ्टर यूरिनेशन। इसमें ये देखा जाता है कि यूरिनेशन के बाद ब्लडर में कितना अमाउंट यूरिन जो है वो रिमेन है, मतलब कि वो आउट हो पा रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। वो इस टेस्ट के मतलब करने से पता चलेगा कि जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम जो है वो पता चल जाएगा। अमाउंट ऑफ यूरिनेशन रिटेन इन द ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग, ठीक है, आफ्टर वॉइडिंग उसके ब्लड में कितना ब्लैडर में यूरिन कितना रिटेन है, ठीक है, और उसका फंक्शन देखा जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। फिर है इंट्रावीनस सॉरी सिस्टोस्कोपी में क्या होगा, दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिथ्रा ब्लैडर विथ अ टीनी लाइटेड स्कोप दैट इज इंसर्टेड इनटू द यूरिथ्रा। अब सिस्टोस्कोप में क्या होता है कि यूरिथ्रा के थ्रू एक जो स्टिक लाइक वो होती है, सिस्टोस्कोप बोलते हैं उसको, स्टिक लाइक डिवाइस होती है, और उसके आगे से क्या लगा रहता है, स्कोप लगा रहता है, लाइटेड स्कोप होता है उसमें, उसको उसके अंदर एंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है यूरिथ्रा के थ्रू ब्लडर में, और वहाँ पे को देख के उसको एग्जामिन किया जाता है उसका ब्लडर का, कि वो उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटी और ये सब उसमें पता चल जाती है। फिर है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी और यूरोग्राफी, दिस इज एंड द एक्सरे एग्जाम और सीटी स्कैन दैट इज डन आफ्टर अ डाई इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। इसको क्या, ये क्या है, एक इंट्रावीनस पाइलोग्राफी किसे बोलते हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन को बोलते हैं। वो तब जबकि इंजेक्शन के कुछ इंजेक्शन यानी कि कुछ डाइज जो होती हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं बॉडी में बाय दी वेंस, और क्या होता है कि जो डाई होती हैं वो हाईलाइटेड होती है एंटायर यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, वो उसको हाईलाइट करती हैं जो यूरिनरी सिस्टम को, उसकी इमेजेस को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक्सरे और सीटी स्कैन में शो होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि वो डाइज कहाँ तक जा रही हैं और कैसा मतलब उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है यूरिनरी सिस्टम की वो देखने को मिल जाती कि कहाँ पे ब्लॉकेज है और कितना ब्लॉकेज है। तो ये तो थे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। अब हम देखते हैं बीपीएच, ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। तो ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। तो नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच क्या होता है, यूरिनेटिंग एज सुन एज व्हेन फील द अर्ज। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच में क्या होगा। अगर आप ऐसे हेडिंग डाल के अलग अलग लिखेंगे तो उससे ज़्यादा जो एग्जामिनर होता है चेक करते हैं तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग वाइज आप लिखिएगा। ये तो छोटा वीडियो बनाने के उस वजह से बहुत सी हेडिंग भी काट दी गई हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ी सी डिटेल भी कर लीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। तो इसमें क्या होगा, जिनको ये प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या करना चाहिए, एज सुन एज यानी कि जल्दी जल्दी उनको यूरिन की जैसी फीलिंग होती है तो उनको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए, ठीक है, बार बार उनको यूरिन पास करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, गोइंग टू बाथरूम टू यूरिनेट इवन व्हेन डोंट फील द अर्ज। और कभी कभी तो ऐसा होता है उनको बाथरूम में बीच बीच में जाते ही रहना चाहिए यूरिन पास करने, चाहे उन्हें फीलिंग हो या ना हो, ताकि जो भी थोड़ी बहुत यूरिन उनको बनी है वो आउट हो जाए और ड्रिबलिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अवॉइडिंग ओवर द काउंटर डिकंजेशन एंड द एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन। और क्या करना चाहिए उनको, जो डिकंजेस्टेंट मेटर वो मेडिकेशन होती है और जो काउंटर डिकंजेशन मेडिकेशन होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जिससे विच कैन मेक इट हार्डर फॉर द ब्लैडर टू एम्प्टी, जो कि ब्लैडर को एम्प्टी करने में ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो वो मुश्किल हो जाता है फिर उसको पास होना, तो वो नहीं होना चाहिए। और अवॉइड अल्कोहल एंड कॉफ़ी कैफ़ीन, जो कॉफ़ी वगैरह होती है, कैफ़ीन जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। और क्या स्पेशली इन द आवर्स आफ्टर डिनर, यानी कि रात में उसको स्पेशली रात में तो नहीं लेना चाहिए। रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, जो नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, क्योंकि वो इससे क्या होगा,
स्ट्रेस कम होगा तो जो नर्वस सिस्टम होगा अपना काम प्रॉपरली करेगा, अदरवाइज उसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की। और एक्सरसाइजिंग रेगुलर करनी चाहिए, एज लैक एक्सरसाइज कैन अग्रेसिव सिम्टम, क्योंकि जो अगर लैक एक्सरसाइज होगी तो क्या हो गया, अग्रावेट सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। और ब्लैडर की जो मसल्स होंगी इम्प्रूव होंगी और एक्सरसाइज से, अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, ठीक है। और क्या करना चाहिए, लर्न। अब ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा है, पेरिनियल एक्सरसाइज ज़्यादा उसको डालनी चाहिए इसमें, ठीक है, जिसको कि केगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग केगल एक्सरसाइज, इसलिए इसके बारे में देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहिए कि इसमें किस तरीके से केगल एक्सरसाइज की जाती हैं। इसमें क्या होती है कि जो जो स्ट्रेंथन पेल्विक मसल, जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनकी वो स्ट्रांग होंगी, जिससे कि वो क्या होगा, ब्लैडर को होल्ड करने में हेल्प भी करेंगी और ब्लैडर में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कीपिंग वार्म, और क्या करना चाहिए, सिंस बीइंग कोल्ड कैन मेक सिम्टम वर्स। क्या होता है कि जब यूरिन पास होती है वो कम्प्लीटली पास नहीं होती है, ड्रिबलिंग के साथ आती रहती है, तो ये वाले सिम्टम जो होते हैं वो कोल्ड के सिम्टम आने लगते हैं, और इसलिए बॉडी को वार्म रखना है ताकि वो सिम्टम और ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए, यानी कि वाइटल उसके ना ज़्यादा डाउन हो, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच में क्या करना चाहिए, जो सबसे पहले तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर जो है वो उसको लेनी चाहिए। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो होती हैं वो मेडिकेशन होती हैं, वो क्या करती है, रिलैक्स द मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट होता है और जो ब्लैडर होती है उसकी मसल्स को क्या करती हैं, वो उनको रिलैक्स रखती हैं, जिससे कि क्या होगा, यूरिन को इजीली उसमें वो जब वो रिलैक्स होंगी तो यूरिथ्रा में ज़्यादा कंप्रेशन नहीं पड़ेगा और यूरिन जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो ब्लॉकर्स मेडिकेशन जो होती हैं वो अल्फा ब्लॉकर आर अ फैमिली ऑफ द एजेंट दैट बाइंड टू एन इनिबिट टाइप ऑफ 1 अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये जो होती है इसको क्या करती है, इनिबिट करती है उसको बाइंड करना, और क्या करती है, 10 इनिबिट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और क्या करेंगी, वो जो स्मूथ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होगी उसकी जो देयर मेजर केसेस आर फॉर हाई बीपी एंड बीपी। इसमें ये किस में ज़्यादा एडवाइस की जाती है, जो मेजर यूजेज है उसका कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे हाई बीपी होता है और बीपीएच होता है, वहाँ वहाँ पे इसकी जो है इसको ज़्यादा दिया जाता है, और इसलिए इसको जो इनिबिट करती है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये अल्फा ब्लॉकर जो मेडिकेशन होती हैं ये रिलैक्स और वो करती हैं मसल्स को ब्लैडर की, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और ये रिलैक्स होगा तो यूरिथ्रा में वो नहीं पड़ेगा जो प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है। और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर रिलैक्स द नेक ऑफ द ब्लैडर। और जो हमने पढ़ाया था डिस्ट्रूसर भी हमने पढ़ा था, तो वो जो नेक ऑफ द ब्लैडर होता है उस पर भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो ब्लॉक नहीं करेगी, एंड मेक इट ईजियर फॉर यूरिन टू फ्लो। और क्या होगा, जो यूरिन का फ्लो होगा वो ईजिली बाहर आ पाएगा। और क्या होगा, एग्जाम्पल और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स इंक्लूड, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है ये आप नीचे दिए हुए हैं, सब में सिन लगा हुआ लास्ट में, तो इसलिए याद कर लीजिए। डॉक्साजोसिन हो गया, पैराजोसिन हो गया, अल्फ्यूजोसिन हो गया। देखिए सब में जोसिन याद कर लीजिए, किसी के भी नेम से जोसिन याद हो जाता है। और आगे के आप याद कर लीजिए, डॉक्सा और प्रा हो गया, अल्फ्यू हो गया, टेरा हो गया, और टेम्सुलोसिन, ठीक है। तो ये सारी मेडिकेशन इसमें दी जाती है। उसके बाद हो गया हार्मोन रिडक्शन मेडिकेशन, और कुछ हार्मोन को कम करने के लिए भी दी जाएंगी, ठीक है, कुछ मेडिकेशन जो कि क्या करती है, ये मेडिकेशन रिड्यूस द लेवल ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा था उसको कम करने के लिए, ताकि वो प्रोड्यूस ना हो, ऐसी टाइप की कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, जैसे कि हो गई ड्यूटास्टेरॉइड हो गई, और और क्या हो गई, फिनास्टेरॉइड हो गई, एंड आर कॉमनली प्रिस्क्राइब। ये दोनों तरीके की दवाइयाँ कॉमन है इसमें, ताकि जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है आर 2 मेडिकेशन दैट लोअर द लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ताकि वो 2 मेडिकेशन जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल होता है उसको कम करती है। सम टाइम लोअरिंग द हार्मोन लेवल विल मेक द प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉलर एंड इम्प्रूव यूरिन फ्लो। और कभी कभी क्या होता है, जब वो हार्मोन को कम
कम प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको कम प्रोड्यूस करेगी। तो क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके साइज़ भी छोटा हो जाता है, और अगर वो छोटा होगा तो यूरिन में क्या नहीं होती है, यूरिथ्रा जो होती है वो कॉम्प्रेस नहीं होती है, जिससे कि यूरिन का फ्लो क्या होता है, नॉर्मली पास हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, हाउएवर दीज मेडिकेशन में ऑल्सो लीड टू अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट। ठीक है, अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट सच एज इम्पोर्टेंस एंड अ डिक्रीज सेक्स ड्राइव। और कभी कभी क्या होता है, ये मेडिकेशन का क्या होता है, कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, यानी कि इम्पोर्टेंस हो सकती है और डिक्रीज सेक्स ड्राइव हो सकती है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू टेक इफेक्टिव एक्शन, और यानी कि ये जो होती है एबिलिटी टू टेक इफेक्टिव एक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा ब्लडर का। ठीक है, और क्या होगा, डिक्रीज सेक्स डिराइव का मतलब हो गया कि जो डिक्रीज जो सेक्स एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा उसका सेक्स एक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन तो हो ही रहा होगा ब्लडर में, क्योंकि यूरिन उसका वहाँ पे ठीक से पास नहीं हो पा रहा, होल्ड रहता है। तो क्या होगा कि एंटीबायोटिक में बी यूज ए प्रोस्टेट बिकम क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड। ठीक है, जब वो क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड हो जाएगी तो एंटीबायोटिक का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। और वो कौन सी प्रोस्टेटाइटिस है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस को बोलेंगे। उसके लिए बीपीएच, उस प्रोस्टेटाइटिस को जो है बीपीएच जो होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी वाला, जो जिसमें कि इस टाइप की प्रोस्टेट हो रही है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो रही है, उसके लिए एंटीबायोटिक बहुत यूज़फुल होती है। ट्रीटिंग बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस विथ एंटीबायोटिक, इसको किससे ट्रीट किया जा सकता है, एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। मे इम्प्रूव सिम्टम ऑफ बीपीएच बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन, जिससे क्या होगा, एंटीबायोटिक से ही जो प्रोस्टेट की जो ग्लैंड की जो इन्फ्लामेशन होता है वो कम हो जाएगा, और उसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, यूरिनेशन के इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, हाउएवर एंटीबायोटिक वाज हेल्प won't help prostatitis और इन्फ्लामेशन दैट इज़ नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। और जो ये एंटीबायोटिक होती है ये कब हेल्पफुल नहीं होगी, जबकि कोई प्रोस्टेटाइटिस नहीं हुआ उसको, यानी कि कोई इन्फ्लामेशन या कोई जो बैक्टीरिया के द्वारा जब नहीं हुआ तो ये इफ़ेक्टिव उतनी नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट और बीपीएच का हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपने घरेलू कुछ किए, लाइफस्टाइल में चेंज किया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने क्या किया, कुछ मेडिकेशन लिया आपने, मेडिकेशन से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा। ठीक है, यूरिन का जो कंडीशन है नॉर्मल, तो अब लास्ट में फिर वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो होता है लास्ट में इसको देखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट को। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर दैट हेल्प टू ट्रीट बीपीएच। बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि बीपीएच को क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव उसके लिए जब मेडिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती है तो उसके लिए फिर यही है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको पेशेंट को, जिससे कि आराम हो। ठीक है, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहले है ट्यूना, यानी कि ट्यूना से याद रख लीजिए, TUNA, ट्यूना याद करिए कि ट्रांस यूरिथ्रल निडल एब्लेशन, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, रेडियो वेव्स आर यूज टू स्कार एंड श्रिंक प्रोस्टेट टिश्यू। इसमें क्या किया जाता है ट्यूना में, कुछ ट्रांस यूरिथ्रल निडल एब्लेशन, इसका फुल फॉर्म ये भी है, ट्रांस यूरिथ्रल निडल एब्लेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें रेडिएशन के थ्रू क्या किया जाता है, उसके जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो स्कार फॉर्मेशन हो गया था उसको क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी फिर श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यूरिथ्रा होगा उसमें दबाव नहीं पड़ेगा और यूरिन का फ्लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी में क्या होगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो TUMP है, टम, आप ट्रम से याद कर लीजिए, TUMP टम्प है, आर गायब कर लीजिएगा उस समय लिखते समय, तो TUMT हो गया ये। इसमें क्या होगा, माइक्रोवेव एनर्जी इज़ यूज टू एलिमिनेट प्रोस्टेट टिश्यू। इसमें माइक्रोवेव एनर्जी यानी कि जो TUA होता है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस समय जब क्या किया जाता है कि जो टिश्यू होते हैं उसको हीट के द्वारा, यानी कि हीट दी जाती है
बॉडी में मतलब हीटेड बाय द माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव के द्वारा उसमें हीटेड दिया जाता है। अब माइक्रोवेव भी घर वाला माइक्रोवेव नहीं, वो जो रेडिएशन उसके थ्रू दी जाती है, ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन से उसको क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है, उसके जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं। और अगर कैंसर जो सेल्स होते हैं उसमें भी ये आप बता सकते हैं। अगर किसी को कीमोथेरेपी कैंसर की प्रॉब्लम है तो एक ये वाला भी आप डाल देंगे तो भी चलेगा, कैंसर सेल को भी ये किल करता है, ठीक है। तो ये होती है एक इसमें माइक्रोवेव एनर्जी के थ्रू, यानी कि उसकी रेडिएशन के थ्रू उसके जो हीट प्रोवाइड की जाती है टिश्यूज़ में, जिससे कि वो क्या हो, किल हो जाए और उसके जो टिश्यू होते हैं वो श्रिंक हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया टम्प, ठीक है, ट्रम्प से याद कर लीजिए, आर ही इसमें से गायब करना आपको, तो आपको फुल फॉर्म अपना आप भी आ जाएगा, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, ठीक है। उसके बाद हो गया वाटर इंड्यूस थर्मोथेरेपी, ठीक है, वाटर इंड्यूस थर्मोथेरेपी क्या हो गया, वीआईटी, ठीक है। अब वीआईटी का हो गया, हीटेड वाटर इज यूज टू डिस्ट्रॉय एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू। इसमें क्या किया जाता है कि यूरिथ्रा के थ्रू उसमें जो कैथेटर पास करके, और उसमें जो होता है हीटेड वाटर, मतलब इतना भी ज़्यादा हीट ना हो कि वहाँ बर्न हो जाए सब, तो इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, सेल्सियस तक का उसमें क्या किया जाता है, वार्म वाटर को कंटिन्यूसली किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है थ्रू कैथेटर, ठीक है, थ्रू कैथेटर सिस्टम के थ्रू उसमें 60 डिग्री सेल्सियस के हीटेड वाला जो वाटर होता है उसको कंटिन्यूसली सर्कुलेट किया जाता है, और थ्रू दी कैथेटर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जो बलून वाला जो कैथेटर होता है। और ये क्या करेगा, जो कि क्या करता है, जो थर्मल एनर्जी होती है उसको, उसका जो टारगेटेड होता है, उसका जो टारगेट करते हैं वो होता है प्रोस्टेट टिश्यू में टारगेट करते हैं, ठीक है। वो जो गर्म पानी दिया जा रहा है, गर्म लिक्विड जो दिया जा रहा है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट किया जा रहा है कैथेटर के थ्रू, उसका टारगेट होता है प्रोस्टेट टिश्यू को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, यानी कि उसमें उसके लिए उसमें जब वो गरम गरम उसमें कंटिन्यूसली दिया जाएगा तो ये उसका एक ट्रीटमेंट है कि ताकि वो श्रिंक हो और साइज में कम हो, ठीक है। तो ये जो होता है एक, और इसमें क्या देते हैं, यूरिथ्रल एनेस्थीसिया में ये काम किया जाता है, यानी कि ये भी एक टॉपाइकल यूरिथ्रल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। इसमें पेशेंट को पूरी तरीके से वो नहीं किया जाता है, जनरलाइज एनेस्थीसिया नहीं देंगे, यानी कि पूरी तरीके से उसको सेंसलेस नहीं करते हैं। इसमें यूरिथ्रल जो है, यूरिथ्रा के थ्रू टॉपाइकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो कैथेटर इंसर्ट करें और वो जब वाटर बार बार उसको कंटिन्यूसली दें तो उसको पेन फील ना हो, ठीक है। तो ये हो गया वाटर इंड्यूस थर्मोथेरेपी हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, इसका हो गया HIFU, ठीक है। इसमें हो गया जो सोनिक एनर्जी इज़ यूज टू एलिमिनेट एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू। और ये जो होता है इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एक्सेस टिश्यूज़ होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है इसकी एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है, इसकी एनर्जी को यूज़ करके इसमें बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है और लिम्फ फ्लो होगा, लिम्फ में, और जो ब्लड में जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा उसका फ्लो इस वाले थेरेपी में। और वो क्या करेगा, जब वो इंक्रीज हो जाएगा फ्लो तो डिस्ट्रॉय टिश्यू सच एज ट्यूमर, यानी कि कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेगा वाया थर्मल जो दिया जाता है, थर्मल एंड मैकेनिज़्म जो इसमें ये इस थेरेपी के थ्रू ये सब किया जाता है। थर्मल थेरेपी यूज़ करेंगे इसमें, और कुछ मैकेनिकल थेरेपी यूज़ करेंगे तो उससे ये काम किया जाता है, ठीक है। और ये सारे जो इंडोर नहीं है, ये आउटडोर पेशेंट में है, ऊपर से जैसे लिखा है ना, आउट पेशेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व इंसर्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट इनटू द यूरिथ्रा एंड इनटू द प्रोस्टेट, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वही जैसे हमने बताया था सिस्टोस्कोपी लाइक या कोई कैथेटर, इस तरीके से उसको एंटर करके ये सारे काम किए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और उसको करेक्ट करने का, ठीक है। फिर है हाई इंटेंसिटी फोकस ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हो गया अब आउट पेशेंट प्रोसीजर। आउट पेशेंट प्रोसीजर में आउट पेशेंट प्रोसीजर हो गया। अब इन पेशेंट प्रोसीजर, जो इन पेशेंट प्रोसीजर है यानी कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, इसमें इन वाले कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही रह के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। ये पेशेंट ये और जो ये आउट पेशेंट थे ये मतलब ओवर दी नाइट मतलब इसको रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओवर नाइट नहीं इसको रहना पड़ता है, ये अपने
जा सकते हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद इनको घर भेजा जा सकता है सेम डे। इसलिए इसको आप बोल सकते हैं एम्बुलेटरी सर्जरी भी बोल सकते हैं आप इसको, और सेम डे सर्जरी भी बोल सकते हैं। इसमें डज नॉट रिक्वायर एन ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अब हो गया इन पेशेंट। ठीक है, इन पेशेंट प्रोसीजर का मतलब होगा रिक्वायर ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब पूरी रात उसको पेशेंट को रहना पड़ेगा। इन पेशेंट टू माइट रिकमेंडेड इफ पेशेंट, ये जो नीचे की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आपको फॉलोइंग सिम्टम, इसमें तो रहना ही है। जैसे किडनी फेल हो गई तो हॉस्पिटल में रह के उसको ट्रीटमेंट देना है, ब्लडर स्टोन हो गया तो भी, और रिकरेंट यूरिन मतलब ब्लडर में स्टोन फॉर्मेशन हो गया। यूरिन फेलियर का मतलब पता ही, हमने पहले वाली स्लाइड में भी आपको मतलब पहले वाले डिजीज़ कंडीशन जब पढ़ाए थे तब भी बताया था। यूरिन मतलब बिल्कुल से उसको किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हो जाना, प्रॉपरली स्टॉप हो जाना, या फिर ब्लडर स्टोन, ब्लडर में कोई स्टोन का फॉर्मेशन होना। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई हो जा रहा है उसको, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उसको, यूरिन ठीक से पास नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट इनेबिलिटी टू एम्प्टी, और ब्लडर जो होता है उसका ठीक से इनकम्प्लीटली जो होता है पास हो रहा है, मतलब एम्प्टी हो रहा है, यानी कि कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है, और रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्लड इन द यूरिन, और कभी कभी बार बार उसमें क्या हो रहा है यूरिन में उसको देखने को मिलता है ब्लड। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को इन पेशेंट वो प्रोसीजर कराने पड़ते हैं, इसलिए इसको इन पेशेंट प्रोसीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें TURP होता है पहले तो, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, यानी कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर BPS। ठीक है, ये जो होता है TURP जो होती है मोस्ट कॉमन होती है पेशेंट में, और इसमें जो है मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर BPS, कॉमन है ये BPS के पेशेंट में ये वाली सर्जरी कराना। ठीक है, उस क्यों कराना ज़रूरी है, क्योंकि BPH में यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मालूम ही है, तो ये वाली सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है, और ये मतलब इफ़ेक्टिव है ज़्यादा, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया डॉक्टर इंसर्ट अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट थ्रू दी यूरिथ्रा। इसमें भी क्या किया जाता है, आजकल तो सिस्टोस्कोपी है, जैसे मैंने बताया था, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू किया जाता है, यानी कि स्टिक लाइट डिवाइस होता है जिसमें स्कोप लगा होता है, और उसको यूरिथ्रा के थ्रू किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है ब्लडर में, और उसके थ्रू उसको पीसीस में कट करके BPH को टुकड़े टुकड़े में कट करके उसको बाहर किया जाता है। तो ये हो गया ये वाला। ठीक है, और द प्रोस्टेट इज देन रिमूवल पीसेस बाय पीसेस, पीस बाय पीस उसको बाहर निकाला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को थ्रू दी सिस्टोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हो गया स्मॉल प्रोस्टेक्टमी, सिंपल प्रोस्टेक्टमी। सिंपल प्रोस्टेक्टमी में क्या हो गया कि डॉक्टर मेक का इंसिजन इन एब्डोमन और पेरिनियम, तो डॉक्टर क्या करते हैं इंसिजन देते हैं एब्डोमन में या पेरिनियम में, विच इज़ द एरिया बिहाइंड द स्क्रॉटम, जो कि जो पेरिनियल एरिया है वो कहाँ रहता है, बिहाइंड द स्क्रॉटम रहता है, वहाँ पे एक इंसिजन दिया जाता है, यानी कि छोटा सा कट किया जाएगा, और इनर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट इज रिमूव, और वहाँ से क्या किया जाएगा, जो प्रोस्टेट होती है उसको इनर पार्ट उसका रिमूव किया जाता है, लाइनिंग ऑफ द आउटर पार्ट, और आउटर पार्ट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आउटर पार्ट की लाइनिंग और इनर पार्ट को उसको रिमूव किया जाता है। आफ्टर दिस प्रोसीजर पेशेंट में हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अ 10 days, और इसमें क्या होता है जब तक कि ये हील नहीं हो जाता है, इसके जो टिश्यू होते हैं वो हील नहीं हो जाते जहाँ से कट किया था, तब तक का उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया TUIP क्या क्या होता है, सिमिलियर टू TURP, ये भी TURP की तरह ही सिमिलियर होता है, बट प्रोस्टेट इजेंट रिमूव, इसमें क्या किया जाता है, प्रोस्टेट को रिमूव नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोस्टेट को रिमूव नहीं करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, इंस्टेड अ स्मॉल इंसिजन मेड इन प्रोस्टेट दैट विल इनलार्ज ब्लडर, और इसमें क्या करते हैं एक इंसिजन देते हैं प्रोस्टेट में। ठीक है, इसको प्रोस्टेट को रिमूव नहीं करते हैं, सिर्फ एक इंसिजन को बनाते हैं, जिससे कि जो क्या होगा कि ब्लडर इनलार्ज होगा, आउटलेट एंड यूरिथ्रा द इंसिजन, जो यूरिथ्रा और जो ब्लडर होगा उसका जो आउटलेट होता है वो इनलार्ज होगा, और इंसिजन अलाउ यूरिन टू फ्लो मोर फ्रीली, और जिससे जो इंसिजन था जो कि कट लगा था वहाँ के हेल्प से जो होता है यूरिन का जो फ्लो होता है वो फ्रीली बाहर आता है। तो ये तो हो गए सर्जिकल
ठीक है, मतलब मैनेजमेंट। अब हो गया कॉम्प्लिकेशन, और इन सब से क्या होता है, इस प्रॉब्लम बीपीएच में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई बोलते हैं। अब वो तो क्यों होता है वो हमने आगे की स्लाइड में देख ही लिया है, ठीक है। यूरिनरी स्टोन हो सकते हैं इससे, और जब यूरिन का जो वेस्टेज बाहर नहीं आ रहा, यूरिन फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा, तो यूरिन में बहुत सारे जो हैं सब्सटेंस होते हैं, आपको पता ही है, जो जो जिसके वजह से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि किडनी में यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वो बैकफ्लो हो रहा है यूरिन, तो वहाँ वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और हो भी जाते हैं अगर उसको प्रॉपरली टाइम पे सही ना कराया जाए। ब्लीडिंग इन द यूरिनरी ट्रैक, और यूरिनरी ट्रैक से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और सडन इनएबिलिटी टू यूरिनेट, और इनएबिलिटी अचानक ही क्या होता है, यूरिनेशन में उसको प्रॉब्लम आने लगती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब पक्का करिए। यह आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले गए हैं काफ़ी, और अभी तो नया ही है, फिर भी इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब फिर से बोल रही हूँ, एक बार सब्सक्राइब पक्का करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, यानी कि जो घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस करिएगा ज़रूर से, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप ही पहुँच जाए, और आप इसके मेंबर बन जाएँ। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा इसमें। तो चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।